प्रगमन के बाद पहले ही दिन युवा आदमी ने 6 लक्ष्य तय किए और संकल्प को मोहरबंद करने के लिए 6 निशान छोड़े। उसने अपने साथ कठोरता इसलिए की क्योंकि मूल स्वामी की यादों से पता चला कि बूढ़े कुलीन पिता को धोखेबाज लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाने वाला था और वह स्वयं आखिरकार दुखद मृत्यु मरेगा। उस भाग्य को बदलने के लिए उसने उस कुलीन लड़की को खोजा जो पुरुष के रूप में वेश बदले हुए थी और लड़ाई भड़काई, लेकिन एक ही वार में लात खाकर वापस घर भेज दिया गया। वापस लौटने के बाद उसने उन प्राचीन वस्तुओं का एक समूह बेच दिया जिन्हें उसके पिता वर्षों से संजो कर रखा था। फिर उसने 80,000 ताइल खर्च कर एक दुकान किराए पर ली। उसका लक्ष्य इस संसाधन निर्धन युग में आधुनिक व्यापारी बनना था, वास्तविक शक्ति और स्थिति को लगातार मजबूत करना और उन लोगों को मजबूर करना जो कभी बूढ़े कुलीन पिता को तुच्छ समझते थे कि वे उसके उत्थान को देखें। 10 दिन और 10 रातों की थकाऊ मेहनत के बाद उसने हुआंगजियो को संसाधित करने के लिए स्वनिर्मित शराब निर्माण उपकरण का उपयोग किया और आखिरकार शराब तैयार की जिसका स्वाद समृद्ध और मधुर था, जो पीने में सहज थी और सिर पर नहीं चढ़ती थी, और उसने उसका नाम बढ़िया शराब रखा। बाजार को जल्दी खोलने के लिए उसने सड़कों पर गाने के लिए बच्चों के समूह को कीमत देकर रखा, जिससे संदेश स्पष्ट हो गया कि उसके सराय में देवताओं द्वारा प्रदान की गई बढ़िया शराब है। एक प्रतिद्वंद्वी राज्य के 2 दूतों ने इसे खोखला शोर मानकर खारिज कर दिया और तमाशा देखने का फैसला किया। उसी समय वह कुलीन लड़की जो दरबार में उन दूतों से भिड़ने के बाद चिड़चिड़ी थी, झुंझलाहट मिटाने के लिए शराब पीने आई। फिर भी उसे हुआंगजियो संतोषजनक नहीं लगा और उसने दुकानदार पर बेहतर देने का दबाव डाला। फिर दुकानदार ने घटिया सुझाव दिया, उसे कुलीन घराने के उस युवा आदमी की ओर इशारा करते हुए जिसने बगल में सराय खोली थी और उद्घाटन का दिन मना रहा था, उम्मीद करते हुए कि वह वहां जाकर शराब का स्वाद चखेगी। उसका इरादा युवा आदमी के कारोबार में मुसीबत घसीटने और उसे शर्मिंदा करने का था, लेकिन इसके बजाय उसने अनजाने में युवा आदमी को मुफ्त प्रचार दे दिया। युवा आदमी ने उद्घाटन को भीड़-भाड़ भरा और शोरगुल वाला बना दिया और सराय के भीतर पिंशीशी कट वन नाइफ शैली का प्रचार भी ले आया। हलचल देकर दोनों दूत आगे बढ़े और बढ़िया शराब की मांग की, यह धमकी देते हुए कि अगर वह उनकी घास भूमि की दूध शराब की तुलना में अच्छी नहीं हुई तो वे उसका साइन बोर्ड तोड़ देंगे। उनके जोश के ठंडा पड़ने से पहले ही कुलीन लड़की खुशबू सूंघते हुए पहुंची और उसने बढ़िया शराब के नाम पर नजरें जमा दी। फिर खुले तौर पर युवा आदमी को चेतावनी दी कि वह उन घास भूमि के लोगों को न बेचे, वरना उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूत अपमान से उबल रहे थे, उन्हें केवल यह तथ्य रोक रहा था कि वे उसे हरा नहीं सकते थे। इज्जत बचाने के लिए बेताब होकर उनमें से एक ने युद्ध भूमि पर राष्ट्र की कमजोरी का मजाक उड़ाया और ताना मारा कि बनी हुई शराब शर्मनाक दिखती है, जिससे देश हंसी का पात्र बन गया। इस अपमान ने कुलीन लड़की के क्रोध को भड़का दिया और केवल उसकी दासी के हस्तक्षेप ने हिंसक पिटाई को रोक दिया। शत्रुता से भरी हवा के बीच युवा आदमी ने अपने राष्ट्र को अपमानित होने देने से इनकार किया और तुरंत टकराव को औपचारिक प्रतियोगिता में बदल दिया। दूतों का गुस्सा स्पष्ट कर रहा था कि उसकी चुनौती सीधी निशाने पर लगी थी। जब एक पहलवान ने झपटने की कोशिश की तो कुलीन लड़की ने उसे एक ही लात से पीछे ढकेल दिया। जैसे ही टकराव नियंत्रण से बाहर होने लगा, एक अन्य असैनिक अधिकारी ने आगे बढ़कर उनकी ओर से मुकाबला स्वीकार किया, जबकि दोनों पक्षों ने जीवन मरण के संकल्प के साथ रुख कठोर कर लिया। स्थिति के बहुत बड़ी हो जाने के डर से कुलीन लड़की ने अपनी दासी को शासक को सूचना देने के लिए दौड़ा दिया। शासक को जल्द यह समाचार मिला और यह जानकर कि 18 वर्षों से जिद्दी रहा युवा आदमी दूतों के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था, वह तुरंत उत्सुक हो गया। उसने समझा कि जीत राष्ट्र की प्रतिष्ठा वापस दिलाने में मदद करेगी और वह असैनिक और सैन्य अधिकारियों से भरे दरबार को लेकर प्रतियोगिता देखने के लिए स्थल पर पहुंच गया।